शुक्रिया सर। सभी को नमस्कार। आज फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर में हम जो है पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजी में 17 नंबर चैप्टर है, 17 नंबर पार्चुरेशन, प्रसव, ब्याणा, पार्चुरेशन जिसको अपने ब्याणा कहते हैं। परिभाषा: किसी भी मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के बाद फीटस व फीटल मेम्ब्रेन बिना किसी बाह्य सहायता से प्रजनन अंगों से बाहर निकलने को पार्चुरेशन कहते हैं। अपने आप ही अगर हाथ लगाना पड़े तो वो डिस्टोकिया हो गया, जो हमने पढ़ा है ना, डिस्टोकिया। तो आराम से अपने आप जो है गाय का ब्याह जाना, ये पार्चुरेशन कहलाता है, प्रसव कहलाता है। विभिन्न पशुओं में ब्याने की प्रक्रिया को निम्न नामों से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में 100% पूछे जाएंगे। इसमें पक्का जेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भकाल का समय कितना होता है अलग अलग पशुओं में, और इनकी ब्याने की जो है उस नाम को क्या कहते हैं। एक ही नाम से नहीं पुकारा जाता। ब्याना तो ये सही है, एक ही शब्द है कि भी ब्याह गया, लेकिन ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। ये टेक्निकल वर्ड अब आप देखें, गाय या भैंस के अंदर जो बच्चा है उसको काफ कहते हैं। तो काफ कहते हैं तो उसके ब्याने की प्रक्रिया को काविंग कहते हैं, काविंग। घोड़ी में बच्चे को फोल कहते हैं, तो ब्याने की प्रक्रिया को फोलिंग कहते हैं। भेड़ के अंदर भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं और ब्याने की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। ING और लगाना है साथ में। बकरी में किड कहते हैं, उसके बच्चे को ब्याने की प्रक्रिया को किडिंग कहते हैं, प्रसव को। सूरी में ब्याने को फ्रो कहते हैं, फ्रो कहते हैं, तो उसके बच्चे को फ्रो कहते हैं, लेकिन नहीं, उसके बच्चे को तो फ्रोइंग शायद नहीं कहते, नो, इसकी प्रक्रिया को फेरोइंग कहते हैं। सूरी के ब्याने को फेरोइंग कहते हैं, फेरोइंग। और कुतिया के ब्याने को जो है वेल्पिंग कहते हैं, वेल्पिंग। अब जबकि इसके बच्चे को तो पप कहते हैं, तो इसलिए इसको पपिंग नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये वेल्पिंग कहते हैं, कुतिया के ब्याने को वेल्पिंग कहते हैं। पशु में निम्न गर्भकाल पूर्ण होने पर प्रसव होता है। कुल गर्भकाल का समय ये याद होना चाहिए आपको। वाइवा के ये सारे के सारे वाइवा के क्वेश्चन हैं। गाय में 9 महीने 9 दिन, ये देखिए भैंस में 10 महीने 10 दिन, घोड़ी में 11 महीने 11 दिन, भेड़ बकरी 5 माह 5 दिन, सूरी में 4 माह 4 दिन और कुतिया में 2 माह 2 दिन। ये देखिए दिन उतने हैं जितने महीने हैं। तो ये बड़े आराम से 9, 10, 11, 5, 4, 2 ये याद रखे जा सकते हैं। तो इसको आपने याद करना। वाइवा के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइवा में ये पूछते हैं जनरली। अब प्रसव के लिए, पार्चुरेशन के लिए जिम्मेदार कौन से कारक हैं, ये होता कैसे है भाई। बच्चा 9वें महीने बाद ही बाहर क्यों आता है स्वस्थ अवस्था में, ये क्या प्रक्रिया है, कैसे बाहर आता है, क्या होता है, वो इसके अंदर अब ये कौन कौन से इसके कारक हैं जो इसको जिम्मेदार हैं कराने के लिए प्रसव। प्रसव हालांकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक बार शुरू होने के बाद जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जावे तब तक की लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सतत कहते हैं लगातार, निरंतर वाली। लेकिन अभी तक यह एक रहस्य, मिस्ट्री बना हुआ है कि इस प्रक्रिया को कौन सा कारक शुरू करता है। कई अध्ययनों से पता चला कि निम्न कारक प्रसव क्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं अथवा प्रसव क्रिया को शुरुआत करते हैं। तो पहला है मैकेनिकल फैक्टर, यांत्रिक कारक, हार्मोनल कारक और उसके बाद में फीटल कारक। तो ये 3 हैं। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पहला है यांत्रिक, मैकेनिकल कारक। गर्भकाल के अंतिम दौर में बच्चे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ध्यान से सुनना। बड़ा हो जाने से गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत अधिक खिंच जाती हैं, जिससे प्लेसेंटा की रक्त सप्लाई अवरुद्ध होने लगती है।
मांसपेशियां अधिक खिंच गई तो रक्त सप्लाई कम होने लग जाती है तथा प्लेसेंटा का फैटी डिजनरेशन कहते हैं हवास होना, खत्म होना धीरे धीरे, फैटी डिजनरेशन व इन्फार्क्ट कहते हैं ब्लड सप्लाई कम हो जाना, गलितांश, ये रोध गलितांश, इन्फार्क्ट पढ़ो आप तो, इन्फार्क हो जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है और जगह जगह से वो ब्लड सप्लाई जो है बंद होने से जगह जगह से इन्फार्क्ट हो जाता है और गर्भाशय में संकुचन की क्रिया शुरू हो जाती है। गर्भाशय में संकुचन कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इसी कारण जब जुड़वां बच्चे होते हैं तो प्रसव जल्दी हो जाता है, क्योंकि यूट्रस जो है वो तन जाता है और तड़ने के कारण ब्लड सप्लाई जो रक्त सप्लाई अवरुद्ध होने लगती है। इसीलिए उसका प्लेसेंटा का जो जुड़ाव है माँ के साथ उसका फैटी डिजनरेशन हवास होने लगता है और इन्फार्क्ट यानी कि ब्लड सप्लाई जब जहाँ से बहुत ही कम हो गई है तो वहाँ इन्फार्क्शन होने लग जाता है और गर्भाशय में संकुचन क्रिया शुरू हो जाती है। हार्मोनल कारण व फीटल कारक, प्रसव क्रिया को शुरू करने व पूर्ण करने के लिए मां द्वारा व बच्चे द्वारा उत्पन्न दोनों प्रकार के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। वे निम्न हार्मोन है। रक्त के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल में कमी आ जाना और एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ जाना। अब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन कम होगा, तभी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। गर्भाशय से प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा का स्राव शुरू होना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी भाग से तथा प्लेसेंटे से स्रावित होना, क्योंकि ये कंट्रैक्शन कराएंगे ना यूट्रस में। गर्भकाल के अंतिम काल में बच्चे की पिट्यूटरी ग्रंथि से ACTH हार्मोन स्रावित होता है, जो ये क्या लिख दिया, स्मिट्स क्या लिख दिया इसने, नो, एड्रिनल पर असर डालकर वहां से एड्रिनल ग्लैंड पर, जो सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड जो होती है पर असर डालकर वहां से कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो स्राव करती है, बनाती है। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन जो है स्क्रीड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन स्रावित होता है, जिससे क्या होगा, जिसकी रिफ्लेक्स से एड्रिनल पर असर डालकर वहां से कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है स्रावित होगा। यह कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रक्त के प्रोजेस्टेरोन को कम करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों कम हुआ, उसका ये कारण है कि एंटीरियर ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि से एंटीरियर से ये होता है ये ACTH, तो पोस्टीरियर से तो वो वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन होते हैं, स्रावित होता है, जो सिस्टम में पहुंचकर, इसको यूं कर लो, एड्रिनल पर असर डालकर वहाँ से कोर्टिकोस्टेरॉइड स्रावित करती है, बनाती है। तो अब ये कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को लेवल को कम कर देगा और एस्ट्रोजन लेवल जो है गर्भाशय के करता है तथा एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। तभी मैंने आपको बताया था कि जो गाय जो है दूध देती हैं उनके अंदर उनको हीट में लाने के लिए कभी एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं देते, क्योंकि वो दूध को कम कर देती है। दूध क्यों कम होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो सूख जाएगा। तो इसलिए ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को कम करता है, दूध की मात्रा को कम कर देता है और एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है। तो क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा तो दूध कम होगा, तो सुखा देगा। कहते हैं ना, गर्म टीको लागे दूध सुखा दियो, तो ये वो गर्म टीका। एस्ट्रोजन जो क्या करेगा, अब जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, ये गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाएगा, कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा, तो गर्भाशय से PGF1 अल्फा को स्रावित करता है। PGF2 अल्फा 2 होता है यार, PGF2 अल्फा होता है, ये 1 कैसे लिख रखा है। चलिए, PGF2 अल्फा को स्रावित करता है, जो प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर
ध्यान से, प्रोजेस्टेरोन के साथ PGF2 अल्फा प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर के बच्चे को सर्विक्स की तरफ धकेलता है, बच्चे को सर्विक्स की तरफ धकेलता है। इससे सर्विक्स के अंदर जो है वो स्टिमुलाई होता है, उद्दीपन आता है, इसको स्टिमुलेट करता है, सर्विक्स को उद्दीपन होता है तथा पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? सर्विक्स को खोलेगा। इसको पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, सर्विक्स के दो तरह के मसल हैं उसमें, सर्विक्स में एक तो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और एक सर्कुलर मसल होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, सर्कुलर मसल जो हैं वो उनको रिलैक्स करेगा और जो लॉन्गिट्यूडिनल उनको कंट्रैक्ट करेगा, दबाएगा उनको। जैसे दबाएगा और वो सर्विक्स वाले जो सर्कुलर मसलों को खोलेगा तो बच्चेदानी का मुंह भी खुल जाएगा और बच्चा भी बाहर धकेल दिया जाएगा इस तरह से। तो इसको जब ये PGF2 अल्फा प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर बच्चे को सर्विक्स की तरफ धकेलता है तो सर्विक्स में स्टिमुलाई पैदा करता है, उद्दीपन होता है। तो पीयूष ग्रंथि, अब ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लिखना चाहिए था यहाँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करता है और इसे फर्गुसन्स रिफ्लेक्स कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फर्गुसन्स रिफ्लेक्स कहते हैं। यही PGF2 अल्फा, PGF1 अल्फा कहाँ से आ गया, PGF2 अल्फा, इसको थोड़ा और चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से PGF2 अल्फा ही होता है। पीयूष ग्रंथि से रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करवाएगा। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से 3 हार्मोन हमने कहा था, पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और रिलैक्सिन, ये 3 हैं जो स्रावित होते हैं। तो ये PGF2 अल्फा से रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित कराएगा जो सर्विक्स व पेल्विक लिगामेंट, जिसको पुड़े कहते हैं ना, पुड़े तोड़ लिए, जो पेल्विक लिगामेंट, इनको क्या करेगा, वो लूज कर देगा, ढीला कर देगा, रिलैक्सिन करेगा। ये ध्यान रखना, रिलैक्सिन से ये जो है लिगामेंट ढीला हो जाएगा। तभी वो कहते हैं ना लास्ट में कि भाई गाय भैंस ने पुड़ा तो तोड़ लिया भाई, 1-2 दिन में ब्याने वाली लगता है। तो ये वो पुड़े तोड़ना, इसको कहते हैं, लिगामेंट को ढीला करता है। एस्ट्रोजन व ऑक्सीटोसिन से गर्भाशय व एब्डोमेन मसल तथा डायफ्रागम संकुचन करता है। ये जो एस्ट्रोजन व ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हुए हैं, ये क्या करेंगे, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, एब्डोमेन यानी कि पेट के मसल्स को और डायफ्रागम पर क्या करेंगे, ये जोर से दबाएंगे, कंट्रैक्शन कराएंगे। आपने देखा होगा ब्याते समय गाय को पेट से भी जोर लगता है, तो वो पेट के मसल इसमें काम आते हैं, डायफ्रागम के मसल वो जो है जोर लगता है, कंट्रैक्शन करते हैं, तब जो है वो बच्चा संकुचन करता है तथा बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया बच्चे के बाहर आने की हमने जो है पढ़ी। अब इसको, ये जो पूरा हार्मोनल स्त्राव है, इसको इन्होंने इस तरह से जो है वो दर्शाया। इसमें हम इसको अच्छी तरह से देख लें 2226 पे। अब फीटस के हाइपोथैलेमस का स्टिमुलाई उद्दीपन होता है, फीटस की पिट्यूटरी ग्रंथि का स्टिमुलाई है, फिर ACTH स्रावित देख लिया हमने, फिर फीटस की एड्रिनल से देखा हमने, कोर्टिकोड हार्मोन स्रावित लिखा हुआ है। अब जो है यहाँ से क्या होगा, और अप्रा से यानी कि एस्ट्रोजन की वृद्धि होने लग जाएगी, और उधर जो है अप्रा से स्रावित रक्त में प्रोजेस्टेरोन और इधर ये हल्का सा कम होता जाएगा कॉर्टिकॉइड से, और ये एस्ट्रोजन की वृद्धि होती चली जाएगी। अब ये क्या करेगा, गर्भाशय में PG, ये फिर इसने F1 लिख रखा है, अल्फा स्रावित करने हेतु प्रेरित करेगा, ये अभी हमने पढ़ा, और ये बच्चा यहाँ सर्विक्स की तरफ खींचता है, फर्गुसन रिफ्लेक्स होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ये तो कार्य यहाँ से हुए। ये PGF1 अल्फा ही है, यस,
अच्छा, ये नहीं गर्भाशय से ही है और ये भी गर्भाशय से है। ये यहाँ PGF2 आ गया, इसको चेक कर लेंगे। ये PGF2 अल्फा ही होता है। तो यहाँ PGF2 अल्फा गर्भाशय से क्या कराएगा, इस पे जो है गर्भाशय से सक्रीट होगा, पिट्यूटरी पर करके एक्शन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करेगा जो सर्विक्स व लिगामेंट को रिलैक्स कर देगा। ये इसमें पीछे लिखा हुआ है, इसको इसी को सामने रख के अगर पढ़ोगे। और ये क्या करेंगे दोनों मिल करके, कौन कौन, ऑक्सीटोसिन और जो है वो ये PGF2 अल्फा गर्भाशय मांसपेशियों में संकुचन करेंगे। गर्भाशय में जो एब्डोमिनल है, ये एंडोनल नहीं, एब्डोमिनल मसल के संयुक्त में दोनों का जो है संकुचन होगा और गर्भ का जो है वो निष्कासन हो जाएगा। तो ये पीछे जो लिखा हुआ है इसी को इसने डायग्राम में ये एरो मार्क से दिखा रखा है। जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से इसको लिखा हुआ है। इसमें कुछ नाम गलत लिखे हैं, उनको सही कर लेना। गर्भाशय व एब्डोमिनल मसल लिखो यहाँ पे, और PGF2 अल्फा गर्भाशय से स्रावित, ये कर लेना। अन्य कुछ पशु प्रसव क्रिया को कुछ समय के लिए आगे खिसका सकते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़ी, ये क्यों होता है, ये 2 नंबर का आ जाएगा पक्का। आगे जैसे घोड़ी साधारणतः दिन में प्रसव नहीं करती क्योंकि उसे भय रहता है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो ये हमेशा रात को या अंधेरे में ही प्रसव करती है। अतः वह प्रसव एकांत में, शांत वातावरण में तथा रात्रि में करती है। इस भय व चिंता व तनाव से एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन बनता है जो गर्भाशय के संकुचन को कम कर देता है। एपिनेफ्रिन, ये इसको नाम को अंडरलाइन कर लेना। जैसे ही एपिनेफ्रिन स्रावित होगा तो गर्भाशय में जो कंट्रैक्शन आए ना, जो दर्द, कहे नहीं कि दर्द चालू हो गया, कहते हैं ना दर्द चालू हो गए हैं और ये थोड़ी देर में जो है लगता है जो है ब्याने वाली है, पेट पे लात मार रही है, दर्द चालू हो गई, तो कंट्रैक्शन हो रहे होते हैं मसल में। तो अगर एब्डोमिनल यूट्राइन मसल में, तो एपिनेफ्रिन नामक जो है अगर भय हो जाता है, डर होता है ना, तो उससे क्या होगा, शरीर के अंदर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन बनता है और वो गर्भाशय की जो आ रही है ना मरोड़, संकुचन हो रहा है, उसको रोक देगा, तो वो ब्याएगी नहीं। एक से ज़्यादा गर्भ में प्रसव जल्दी होता है, अतः गर्भकाल छोटा होता है। अब है प्रसव की लक्षण, सिम्टम ऑफ पार्चुरेशन, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो ये एक लेक्चर का और जो है आपका रह गया ये लेसन। थैंक यू वेरी मच।